नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं शंकर शर्मा जो संस्थापक हैं जी क्वांट के और इससे पहले फर्स्ट ग्लोबल जो एक जानी-मानी चर्चित ब्रोकरेज फर्म रही और एफआईआई के तौर पे भी काफ़ी सक्रिय रही, उसके भी सह-संस्थापक। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे पिछली बार बात हुई थी, 11 महीने हो गए, उस 11 महीने में बाज़ार ने काफ़ी उठा-पटक देखी। उसमें आपकी एक थीम बिल्कुल सही बैठी और एक थीम पर अभी आपसे पूछना है कि आगे क्या रहेगा उसमें। लेकिन उससे पहले आपसे बात करनी है बजट पे और ट्रम्प टैरिफ पे। इन दोनों चीज़ों ने इसका काफ़ी मतलब बजट का हर साल इंतज़ार रहता है और ट्रम्प टैरिफ तो मतलब जब से ट्रम्प साहब दोबारा आए हैं तब से कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब उसकी बात ना हो, उसकी चर्चा ना हो। लेकिन पिछली चर्चा में 11 महीने पहले आपने कहा था हमें ट्रम्प से क्या लेना-देना। तो उस चीज़ को भी समझेंगे। पहले बजट वाली बात। बजट में बाज़ार के लिए सबसे बड़ी चीज़ आई कि एसटीटी बढ़ाया गया एफएनओ पे। और इस पर बाज़ार में बहुत दर्द रहा। एक दिन तो मतलब जो उठा-पटक हुई बजट वाले दिन वो हमने देखा ही। लोगों में आम तौर पे यही देखा कि काफ़ी दर्द है। लेकिन आपने कहा कि बिल्कुल सही किया इस बजट में सरकार ने और ये कमेंट करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे शब्द संघी विशेषण सुनने को भी मिल गया। तो शायद पहली बार आपने अपने लिए ये शब्द सुना होगा, कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा लगा। मतलब दिल पे मुझे, मतलब जो मेरी आकांक्षा थी वो पूरी हो गई कि मेरे को कोई संघी बोले, मोदी का भक्त बोले। इन सब वर्ड्स को कभी मैंने सुना नहीं आज तक लाइफ में। तो वही बोलता हूँ कि इफ यू लिव लॉन्ग इनफ यू गेट टू सी एवरीथिंग। तो इट्स वन ऑफ दोज मोमेंट्स फॉर मी। जी। तो अब ये समझाइए कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छा क्यों माना? पहली बात है राजीव जी, देखिए, मैं आई हैव बीन अ ट्रेडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई डोंट ट्रेड नाउ, मैं अपने अब नहीं करता हूं, लेकिन 2009-10 तक मैं काफी एक्टिव था ट्रेडिंग में। उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरी उम्र जो है वो अब मिड 40s में है और मेरे में अब वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है जो अर्लियर डेज में मेरे अंदर थी। तो मैंने उसको जीरो कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग पर से के खिलाफ हूं। ऐसी ये धारणा किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमारी जनरेशन के ऑलमोस्ट सारे जो इन्वेस्टर्स बने बाद में जाके, हमारी शुरुआत ट्रेडिंग से ही हुई। लेकिन एक फर्क था। फर्क ये था कि हम लोग फुल टाइम कर रहे थे, नंबर वन। लाइक इसी में थे और कुछ नहीं थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन नामों को आप जानते हैं उस ईरा के, अगर 5, 10, 15, 20 लोग होंगे जो 90 अर्ली 90s से हैं, जो अभी तक बने हुए हैं और जिन्होंने ट्रेडिंग के जरिए कुछ इनिशियल कैपिटल बनाया, वो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है उन सारे लोगों की जिन्होंने ट्रेडिंग को करियर बनाया 90s। ये जानना बहुत जरूरी चीज है। तो जो सेबी का जो डेटा है कि 90-91% लूज एंड 10% मेक मनी और 9% मेक मनी, वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेक मनी की परिभाषा को अगर आप थोड़ा सा और कठिन कर दें कि मेक मनी की क्या परिभाषा है। अगर आपने साल का 5% बनाया तो टेक्निकली तो आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन वर्थ था कि नहीं था उन सारे ज्वार भाटे से गुजरना, ऊपर नीचे मार्जिन कॉल, इन सब चीजों से। तो उसमें भी स्क्यूनेस बहुत होगा कि 1-2 ही% ने बहुत पैसा बनाया होगा और बाकी जो 7-8% जिनको आप प्रॉफिटेबल करार कर रहे हैं और वो एक्चुअली टेक्निकली हैं भी प्रॉफिटेबल, वो मामूली सही प्रॉफिटेबिलिटी उनमें होगी। तो हमारी जनरेशन के जो लोग आप देखते हैं, कहते हैं कि आपने भी तो सट्टा किया, आपने भी ट्रेडिंग किया। हाँ किया, लेकिन हम लोग फुल टाइम थे उसमें, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग वी आर द सर्वाइवर्स who have survived by God's grace, luck, and maybe a little bit of skill to be able to tell that story. तो उस टाइम में ये पार्टिसिपेशन इतना वाइड नहीं था राजीव जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुझे कम्युनिकेट करना। पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट वॉज वेरी लिमिटेड। लार्जली बॉम्बे का ही मार्केट था, उसमें भी लार्जली साउथ बॉम्बे का मार्केट था। अब ये बहुत ही एक क्लोज सर्कल होता था। मे बी 2,000 आदमी होंगे, 5,000 आदमी होंगे, उस तरह का। उससे क्या था कि पूरे कंट्री पर इस ज्वार भाटे का कोई इम्पैक्ट नहीं था। इनका कोई लेना देना नहीं था रियल इकोनॉमी से, यूथ से, आम जनता से। तो उसकी जो रिस्क और रिवॉर्ड थी बहुत कम ही लोगों में शेयर थी। लार्जली उसमें रिस्क ही था, रिवॉर्ड तो चुनिंदा लोगों ने ही बनाया। इस बार जो फर्क पड़ा है कि इतना वाइड स्प्रेड हुआ है कि इसकी जो इफेक्ट है, ये जो ट्रेडिंग की, सट्टे की, ये इफेक्ट यूथ के ऊपर आ रहा है।
उन लोगों के ऊपर आ रहा है जो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल टाइम शायद नहीं हो इसमें। आई थिंक लार्ज प्रोपोर्शन जो फुल टाइम नहीं करता हो, ऊबर का ड्राइवर है, गाड़ी भी चलाता है और सट्टा भी करता हो, वो सब आपको मालूम है कि उसका अंत क्या होता है। तो इस बार जो ये गेम इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं पर से ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूं। ट्रेडिंग तो एक एसेंशियल लाइफ ब्लड है मार्केट्स का। लेकिन ये वाइड स्प्रेड गेम, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिनको अकल नहीं, जी। जिनके पास कोई टूल्स नहीं, जिनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं, वो लोग उतर गए और बेतहाशा सट्टा कर रहे हैं, बेतहाशा बिल्कुल। लेवरेज कर रहे हैं, बेतहाशा ब्रोकरेज दे रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। इसीलिए मैंने इस चीज का एक समर्थन किया कि इस गेम को जितना कर्टेल किया जाए एंड जितना प्रोफेशनल्स के बीचों बीच रखा जाए, उतना ही अच्छा है देश के लिए। ये जी। बहुत खराब है ब्रोकर्स के लिए, ये बहुत खराब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, शायद खराब है इवन सरकार की एसटीडी कलेक्शन के लिए। लेकिन देश की युवा, देश के यूथ के लिए ये एक, आप उनको एक नशे की आदत से रिहा कर रहे हो। आज तो खराब जी। लग रहा है, 2-5 साल में अगर ये नशा कम होगा तो अच्छा होगा देश के लिए। मैंने उस नजरिए से मैंने ये बात की। बिल्कुल। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद सिर्फ़ रिटेल ट्रेडर जिनकी आप बात कर रहे हैं, केवल वो नहीं, बल्कि शायद जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स की एक नई जमात बाज़ार में आई है और हमने हाल में जेन स्ट्रीट का नाम सुना था। उस तरह की गतिविधियों पर भी ये थोड़ा अंकुश लगाएगा क्योंकि उनके लिए काफ़ी सारे ट्रेड अनवायबल हो जाएँगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमें नहीं चाहिए उनका पैसा। हाँ, वो लेकिन आप इस डालते तर्क क्या से है और सहमत लेके क्या हैं? जाते हैं, इसका इसका किसी ने आज तक कोई आंकड़ा निकाला है क्या, या ये गणित निकाला है? मैं जी। बताता हूँ आपको। आप आप मार्जिन में सहमत हैं इस थ्रेशोल्ड तर्क से डालते कि हो। हाँ, ये ऐसा होगा, उन पर असर पड़ेगा, उन पर अंकुश सॉरी, लगेगा? आप सॉरी इस क्या कहा तर्क से आपने? सहमत हैं? जी, मैं पूछ रहा था कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि जेन स्ट्रीट या इसके जैसे जो दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, उनकी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा? मैं बोल रहा हूँ लगे लगे या नहीं लगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन लगना चाहिए ये मुझे मालूम है। जी। ये मुझे मालूम है क्योंकि हाँ, तो उसमें ये उस इफ़ेक्टिव होगा या नहीं? नहीं, ये मैं फ्यूचरिस्टिक बात, मैं तो आपको बता रहा हूं क्यों होना चाहिए। अगर कम होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं देश को, क्या दिक्कत है इसमें? वो ला क्या रहे जी। हैं हमारे यहाँ? कौन से प्लांट और मशीनरी बन रही है उनके पैसे से? कौन से मॉल बन रहे हैं? कौन से रोड बन रहे हैं? कुछ नहीं बन रहा है। एफएनओ ट्रेडिंग से कौन सा एसेट क्रिएट हो रहा है भाई, जिससे कि हमें जेन स्ट्रीट चला जाएगा, वो रुस्वा हो जाएगा, रूठ जाएगा? चले जाओ भाई, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हमें जेन्युइन लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, जो फिडेलिटी लाता है, जो कैलिफोर्निया रिटायरमेंट फंड लाता है, पेंशन फंड्स लाते हैं, हमको उनका कैपिटल चाहिए। हमें ये जो सट्टेबाज लोगों का कैपिटल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, आप लेके जाओ। यू मैं तो मस्ट आपकी लीव इस इंडिया। चिंता से लेट मी फिनिश। इससे इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक एक रिस्क भी होता है। आप लाते हो 500 मिलियन या 1 बिलियन, लेके जाते हो 15 बिलियन, 25 बिलियन। इतना बड़ा फॉरेक्स का जो लॉस है इंडिया का, वो हमारे बस का नहीं है। हमारी कैपिटल अकाउंट में आज की डेट में बहुत स्ट्रेन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बहुत बड़ा स्ट्रेन है। उसके सामने में इतना बड़ा कैपिटल आउटफ्लो होता है एफएनओ ट्रेडिंग पर। उसके और फाइनल पॉइंट, वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई इनकम टैक्स, जी। कैपिटल गेन ये वो कुछ भी नहीं है। तो हमको मिल क्या रहा है इस गेम से? बारिंग एनएसई के ऊपर और ब्रोकर और ये लोग कमा रहे हैं, देश को क्या फायदा हो रहा है ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर से? जी। मैं तो आपकी चिंता से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं बस यही जानना चाह रहा था कि क्या हाँ, वाक़ई ये कदम जो है वो अंकुश लगा पाएगा या नहीं उन पर? देखिए राजीव, ये सब आज की डेट में कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से बिल्कुल लगा पाना चाहिए और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि लगा पाए। और भी इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होने चाहिए, जिससे कि इसकी जो ओवरऑल, एक बोलते हैं ना, टेल इज वैगिंग द डॉग। तो डेरिवेटिव मार्केट की परिभाषा है डिराइव्ड है, वो डिराइव्ड है इक्विटी मार्केट से। हमने देखा कि अब ये जो डिराइव्ड है, जो डेरिवेटिव है, वो इक्विटी मार्केट के कई गुना बन गया। तो इसका इसका कोई जी। लॉजिक नहीं है। अब टेल इज नाउ वैगिंग द डॉग, द टेल हैज बिकम बिगर देन द डॉग। वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन। सो इस टेल को एक टेल की ही लेवल पे लाना पड़ेगा। इसको डॉग के ऊपर हावी हो जाए जिस तरह हुआ था, ये गलत है। जी।
अच्छा, हम बजट की बात कर रहे थे, तो बजट में इसके अलावा और आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? मतलब स्टेडी बजट था साहब, इसके लिए आप कोई अच्छा बुरे की बात नहीं है। कैपेक्स को उन्होंने बढ़ाया है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को 10% रखा है। ये सब चीजें मोटा मोटी एक्सपेक्टेड थी। अब सवाल है कि नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% से भारत को वो ग्रोथ मिलेगा जो हमें चाहिए, सवाल वो है। एंड वो मुझे लगता नहीं है कि 10 का 15% हो सकता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो अल्टीमेटली हमारे स्टॉक मार्केट अर्निंग सारी चीजें नॉमिनल पे चलती हैं। नॉमिनल इतना लो है 8 से 9% फिलहाल, और टारगेट है 10%। उससे कोई खास बहुत बड़ा इफेक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे नहीं आने वाला है। तो उस सेंस में बजट एक स्टडी स्टडी ये था। उसमें कोई अगर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि कैपिटल गेन्स टैक्स कट जाएंगे, ये या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मैंने शायद आपकी पिछली वाली शो में भी बात की थी या कहीं और की थी, मुझे याद नहीं, कि इंडियन बजट अब इतना स्टॉक मार्केट के तरफ एक्सपोज्ड है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट रिलेटेड टैक्सेशन, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो, एसटीटी हो, डिविडेंड टैक्स हो, कि अब वो मेरे ख्याल से अब इतना बड़ा पार्ट हो गया कि उसमें आपको रियायत और कटौती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब वो तो एक जुआ है, एक साल आएगा एक साल नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये जुआ है। एंड कोई गवर्नमेंट की एक्सचेकर अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर चल रही हो तो मैं एज इट इज ही, मुझे वो चीज बहुत खराब लगती है। और मैंने ये लास्ट ईयर ये बात कही थी बजट के जस्ट बाद, जितने भी इंटरव्यूज हुए थे, कि स्टॉक मार्केटिफिकेशन ऑफ जो नेशनल फिस्कल बनाया गया है वो लॉन्ग टर्म बहुत ही एक लेट्स से स्क्यूनेस हो गया टुवर्ड स्टॉक मार्केट। एंड मैं उस चीज के खिलाफ। तो अगर लोग जी, ये उम्मीद कर रहे थे कि उसके चलते अब ये कम हो जाएगा टैक्स टैक्स रेट कैपिटल गेन्स पे, तो वो विशफुल थिंकिंग थी। होना ही नहीं है, बिकॉज वो अगर कम होगा तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। एंड गवर्नमेंट बहुत इस जी। पर है कि फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक स्टेडी बजट था। मार्केट को फिलहाल फ्रेंकली मुझे लगता है कि काफी बड़ा स्टीरॉयड शॉर्ट शॉर्ट चाहिए। इस बजट में कम से कम वो स्टीरॉयड शॉर्ट नहीं था। जी। लेकिन क्या वो स्टेरॉयड शॉट, क्या ट्रम्प टैरिफ के घटने के चलते मिलेगा या नहीं मिल रहा है? कौन सा टैरिफ घटा है राजीव जी, जरा मुझे बताइए, शायद मैं ज्यादा न्यूज देखता नहीं हूँ। टैरिफ कुछ घटे हैं क्या? 50 था, 18 हो गया। पहले क्या था उसके पहले? 0 पॉइंट लगभग 3% के आसपास था। तो इस हिसाब से चलिए, हम कह डेढ़ सकते हैं था, कि बढ़ दो गया था, है। तीन था। हाँ, डेढ़ था, दो जी, था, तीन था। तो मतलब मेरी बुखार थी पहले 97 98, वो बढ़ के हो गई 110, और अब घट के हो गया 104। तो आप स्वस्थ हो गए क्या? जी। लेकिन ये ट्रम्प टैरिफ का बुखार सारी दुनिया पर है ना, मतलब पहले बाकी लोग भी वैसे ही थे। अब जितना टैरिफ हमारे ऊपर है उससे कम, बहुत शायद ही 2-4 उनके बहुत घनिष्ठ जो हैं उनके ऊपर है, यूके वगैरह। सही है, बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात है कि ऐसा कोई कम नहीं हुआ है, पिछले 4 से 6 गुना ज्यादा है। नंबर वन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, हम जो यहां से निर्यात करते हैं यूएस को, वो बहुत ही बेसिक गुड्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल को आप छोड़ दें, उस पर तो टैरिफ था भी नहीं। तो जो बाकी है वो पुराने हमारे एज ओल्ड वही स्पाइसेस और पता नहीं घी और सिल्क और गारमेंट, यही सब चीजें भेजते हैं जो कि कोई और देश बड़ी आसानी से और सस्ते में दे सकता है। यू सी, ऐसा कोई हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एज नहीं है कि हम वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे चाइना के पास एज है इसके चलते कि चाइना के ऊपर सारी चीजें टल गई हैं, होल्ड पे रखी गई हैं। हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। तो अब मेन पॉइंट ये है, मुद्दे की बात करते हैं, कि हमारी लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस है अगेंस्ट अमेरिका, सारे देशों में से। करेक्ट, 40 45 बिलियन डॉलर साल का। किसी के अनुमान में, आप अपने अनुमान को दे दें मेरे को, आपको क्या लगता है ये ट्रेड सरप्लस यही फिगर रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा? जी। देखिए, वहाँ पर एक दूसरा तर्क है कि अगर अमेरिका से हमें कुछ चीज़ें, कोई चीज़ जो हम पहले से आयात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हमें अमेरिका सस्ता दे, तो हम ले लेंगे वहाँ से। क्या तो चीज? ये एक तरह से रिप्लेसमेंट होगा। क्या चीज? क्या चीज? मान लीजिए तेल की ही बात है।
अगर तेल हमें अमेरिका से सस्ता मिलता है और हम वहाँ से ले आपको लेते हैं, लगता है क्या कि तो अमेरिका से आपको लगता है क्या कि अमेरिका से आपको कुछ भी दुनिया के बदौलत आपको सस्ता मिलेगा? देखिए, अब ख्याली पुलाव का तो कोई एंडलेस चीजें हैं भाई साहब। हम बोल सकते हैं अमेरिका हमको $30 में दे देगा तेल, मेरी इतनी घनिष्ठ मित्रता है, मोदी जी के बहुत दोस्त हैं। वो बात तो कोई एंडलेस है ना सर। जी। आपको क्या लगता है अमेरिका आपके प्रति ये रुख लेगा कि नहीं जी अगर 65 का है तो आप 55 में ले लो मेरे से? ये कहेगा क्या? बिल्कुल। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, बाकी तो दुनिया में बहुत सी स्ट्रेंज चीजें होती हैं। क्या तो लगता है? इसमें आपकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारा ट्रेड सरप्लस जो अमेरिका के साथ था, वो अब ट्रेड डेफ़िसिट में बदल सकता है। डेफिसिट ना भी हो, सरप्लस कम तो बहुत ही रिमार्केबली होगा, जी, कोई डाउट नहीं। ठीक है। अब ये ओवरऑल सरप्लस जी, कम होगा तो हमारी ट्रेड ओवरऑल डेफिसिट जो करीब 300 बिलियन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी। अब वहाँ पर तो ये होगा ना कि हम अमेरिका से जो चीज़ मँगाना शुरू करेंगे, वो चीज़ हम पहले से मँगा ही रहे होंगे कहीं न कहीं और से, वहाँ से कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तो ट्रेड डेफ़िसिट वहीं पर रहेगा। जरूरी नहीं है ना साहब, आपके लोकल मार्केट के ऊपर जो चीजें खरीद रहे थे वो अगर आपको इंपोर्ट बेसिस पे खरीदना पड़े, बिकॉज आपकी एक मोटा मोटा कमिटमेंट है कि आपको इतना माल लेना है उनसे। वो कमिटमेंट को इंटेंडेड रिप्लेस कर दिया गया है शब्द को। हाँ इंटेंडेड है, मैं तो बोल रहा हूँ इंटेंडेड है। तो आपको क्या लगता है कि आप एक्सपोर्ट करते रहोगे और अमेरिका से कुछ नहीं खरीदोगे या बहुत कम खरीदोगे? आपको क्या लग रहा है कि मतलब अमेरिका के ये रुख रहेगा 2 साल के बाद कि आपने जी बोला था साल का 100 बिलियन लेंगे, लिया ही 15 बिलियन, तो बड़ा कोई बात नहीं जी बच्चे हो, कर लो कर लो। आपको क्या लग रहा है हम कहा किस दुनिया जी, में रह रहे हैं हम लोग यार? अमेरिका इज गोइंग टू इवेल्युएट अस लाइक अ टीचर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट। अगर आपने इंटेंट बोला और उसको इंटेंट को सीरियसली ले लिया और एक्चुअली में कुछ खास इंपोर्ट किया ही नहीं, तो आपको क्या लगता है आपका 18% रहेगा? जी। वही मैं अब बोल रहा पूरी हूँ, देखो अर्थव्यवस्था साहब, के बारे में अगर हम चरस और जी, गांजा पी के नशे में कुछ भी सोचे कोई वो एंडलेस है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। रियलिटी इज जी, दैट ये ट्रेड डील अमेरिका के फेवर की चीज निकली है, हमारे अगेंस्ट है। इसको जैसे मर्जी स्पिन कर लें दुनिया, सोशल मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया, रियलिटी इज आवर ट्रेड सरप्लस विल रिड्यूस, इट हैज टू रिड्यूस। जी। अब फिर लोग बाकी बोलते पूरे हैं कि जी अर्थव्यवस्था नहीं, की तरफ हमारा जो 85 बिलियन का एक्सपोर्ट है वो बढ़ के 150 बिलियन हो जाएगा। अब तो मैं बोला फिर तो आप बहुत अच्छे चीजों का सेवन कर रहे हो साहब, मुझे भी दे दो, मुझे भी चाहिए। सब मीनिंगलेस जी, डिस्कशन है। अब आपके पिछले अर्थव्यवस्था के मामले में कई वर्षों से जी, आपके पिछले कई वर्षों से आपका जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है अमेरिका का वो 5-7% है, विच इज मोर और लेस द डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी, उतना ही है। तो सडनली ऐसा क्या हो जाएगा कि आपका एक्सपोर्ट यहां से 20-25% ग्रो करने लगेगा? बिकॉज टैरिफ में भी जैसा आपने कहा हम ऑन पैरिटी आ गए हैं बाकी लोगों से, ऐसा तो नहीं कि हमें कोई बहुत उनसे भी कम दे दिया हो। जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आपका जो एक मोटा-मोटा मैं एक कहीं किसी और इंटरव्यू में देख रहा था कि आप अभी फ़िलहाल भारत की अर्थव्यवस्था में जो धीमापन दिख रहा है, उसके वापस पलटने का, वापस तेज़ होने का अभी अनुमान नहीं लगा रहे हैं या आशा नहीं कर रहे हैं। तो नहीं क्या किस चीज़ें हैं चीज जो है, आपको किस लगता है कि किस रोक किस रही हैं? नहीं 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 राजीव जी, किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं? किस चीज की धीमे होने की बात कर रहे हैं आप? इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्लो डाउन हाँ, अभी दिख रहा है, आप कह इसीलिए रहे हैं कि वो मैंने अभी ये आपसे रिवर्स नहीं स्पष्ट होगी। पूछा। नहीं नहीं राजीव जी, जी, इसीलिए मैंने आपसे स्पष्ट पूछा किस चीज की स्लोनेस की बात कर रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की स्लोनेस की बात कर रहे हैं, वहां तो कोई स्लोनेस है ही नहीं साहब। 8% रियल जीडीपी ग्रोथ आप दिखा रहे हो साहब, फिर बोलते हो स्लो है। मैं समझा नहीं, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती ना। जी। इसका क्या जवाब है? हाँ, लेकिन इस चीज़ को आप बेहतर समझा सकते हैं कि आप जब कह रहे हैं कि इंडिया की स्लोनेस जो है वो रिवर्स नहीं होगी 2026 में, तो उसका मतलब क्या है? सर ये तो बहुत फास्ट है, स्लोनेस की कहां बात कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं 8% में भी खुश नहीं है क्या आप लोग? जी, आपने इस्तेमाल किया है स्लोनेस शब्द, तो मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ। मैं क्यों, मैंने मेरे को छोड़ दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मेरे से सहमत सहमत तो नहीं होना है ना। आपको कहना चाहिए क्या शंकर जी आप स्लोनेस की नहीं, बात कर मुझे रहे आपको हो, आठ समझना है। परसेंट तो ग्रोथ हो रहा है, अब आपके 18% चाहिए क्या? ऐसी बात करें तब तो कोई डिबेट करेंगे। आप मेरे वर्ड को क्यों जी, ले रहे हैं कि मैं करेक्टली बोल रहा हूं?
8% का ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ है, क्या दिक्कत है किसी को इसमें? इस पर मैं तो लोगों को जी, कहता हूँ कि इस बात का रोना धोना कर रहे हो यार, दुनिया में कहाँ है 8% ग्रोथ? ठीक है। तो आपके हिसाब से अभी अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है 2026 में? क्या चीज, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ। यही रहेगा, मतलब अब तो क्या डेटा का भी हम इतना नहीं कह सकते हैं कि नंबर तो आप कुछ भी दिखा दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट की अगर बात करें, बिकॉज वही रियल मेजरेबल फिगर आता है, एंड मनी सप्लाई, यही दो फिगर्स के ऊपर आप एक कुछ आधार ले सकते हो अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो उस हिसाब से देखें तो मोटा मोटी यही 7-8% के आसपास रहेगा रियल जीडीपी, और 1-2% नॉमिनल जीडीपी उसके ऊपर। जी। आपकी एक और बात मैं देख रहा था जो इस बात से लिंक होती है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी से और वो सीधे-सीधे जुड़ती है नॉमिनल ग्रोथ से, जीडीपी की नॉमिनल ग्रोथ। वहाँ पर आप कह रहे हैं कि कम महँगाई शेयर बाज़ार के लिए ज़हर है। कैसे? तो ये गवर्नमेंट के पास एक विडंबना है, डायलेमा है कि करें तो क्या करें। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। आई मीन टॉकिंग विद इन लिमिट, आप ऐसा नहीं कि 50% इन्फ्लेशन कर दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, विद इन लिमिट्स। ये जी, लॉजिक बिल्कुल फटाफट फिट बैठता है मार्केट के ऊपर, बिकॉज कॉर्पोरेट रेवेन्यूज, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी ऑल लिंक टू नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। आप इन्फ्लेशन बढ़ाते हो, 14-15% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है, तो प्रॉफिट्स उसी हिसाब से बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट को वो पसंद है। अब इन्फ्लेशन एटलीस्ट ऑन पेपर, इफ वी बिलीव इट, इज कम डाउन टू 0.5% और 1%, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी उसके नीचे ही चल रहा है, जो स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे अगर आप फॉर स्टॉक मार्केट एंड कॉर्पोरेट ग्रोथ, तो अवाम, पब्लिक, जनता को बहुत उस पर गुस्सा आता है, विच पॉलिटिकली इट इज नॉट वायबल फॉर द और एक्सेप्टेबल और एडवाइजेबल फॉर द गवर्नमेंट। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है सरकार के लिए कि स्टॉक मार्केट को खुश रखें या जनता को खुश रखें। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं सरकार में हूं नहीं और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। तो अब ये मेरे तो बहुत इसमें इंटेलिजेंट लोग चला रहे हैं सरकार, दे विल फिगर आउट सम मेथड, बट ये एक डायलेमा है, विडंबना है उनके सामने। जी। तो इसका फिर बाज़ार के लिए मतलब क्या रहेगा? बाजार के लिए मतलब बहुत स्पष्ट है। अगर 7-8% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हो, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि 8%, सॉरी 7-8% रियल जीडीपी ग्रोथ होगा। मुझे लगता है फिगर, एक्चुअल फिगर उससे भी कम है, उससे आधा है। दिस इज मेरी अनुमान से ये है फिगर। तो 4 से अगर 6% ही आपकी नॉमिनल, आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ है, तो इसमें स्टॉक मार्केट में नया बुल मार्केट आना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। टेक्निकल रैलीज, ट्रेडिंग रैलीज, ये सारी चीजें आती रहती हैं, उसमें हाइपर एक्साइटमेंट होता है, जी निफ्टी यहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया। मैं एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो इन नंबर्स पे आपका आएगा। जी, ठीक है। जब पिछले साल आपसे बात हुई थी मार्च में, तो उस समय आपने कहा था कि 5 साल तक भूल जाइए बाज़ार में तेज़ी नहीं आने वाली है। अ, तो क्या 2030 अभी भी आपके लिए वो माइलस्टोन है जहाँ तक आपको लगता है कि भारत ठंडा रहेगा शेयर बाज़ार? देखिए, मैं तो साइकिल का इन्वेस्टर हूँ, मुझे भारत या चाइना या पाकिस्तान या अमेरिका में कोई खास देशों से उतनी रुचि नहीं है, इतना की साइकिल से रुचि है। तो जो मैंने कहा था 2 साल पहले कि मार्केट से आपको एनी मीनिंगफुल रिटर्न बनना 4-5 साल तक, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। फिलहाल 2 साल निकल गया उस 4-5 साल की जर्नी में, 2 या 3 साल शायद और निकले। इसके बीच में टेक्निकल रैलीज आएंगी, वो सब चीजें होती रहेंगी। आई एम टॉकिंग पॉइंट टू पॉइंट, जो पिछले हाई हुए थे आपके जुलाई अगस्त 2024 से, वहां से आपको एक नॉमिनल अगर 4-5% बन जाए, तो आप यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी। मोर लाइकली यू विल मेक बिटवीन 0 to 5% रिटर्न ओवर अ 4-5 ईयर पीरियड। डॉलर में अगर आप उसको मेजरमेंट करें, तो आप तो नेगेटिव में ही हैं, -10% पे चल रहे हैं फिलहाल। तो दोनों चीज, दोनों 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 मापदंडों से आपके पास बिलो पार रिटर्न्स होंगे। अब बिलो पार की परिभाषा मेरे हिसाब से बैंक एफडी है या उसके नीचे, बिकॉज मैं तो यहाँ रिस्क भी उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे फ्री के पैसे मिल रहे हैं। तो रिस्क उठाने के बाद अगर मैं 12-15% स्टॉक मार्केट में नहीं कमाऊं, तो फायदा क्या है? अगर 4-5% कमा लिया सालाना, तो उसके लिए तो फिर बैंक एफडी मिल जाते हैं, अच्छे एनबीएफसी मिल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है और आज भी मानना है कि मार्केट से आपको
सब्सटैंशियली एफडी बीटिंग रिटर्न्स अगले कम से कम 2 साल तक नहीं मिलेगा। जी। लेकिन पिछली चर्चा की एक हेडलाइन मुझे याद आ रही है कि 2030 में सेंसेक्स 70,000 पे भी दिखे तो आश्चर्य नहीं। क्या वो विचार, वो नज़रिया अभी भी कायम है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है साहब? बाजार में कुछ भी हो सकता है। आज क्या है, 80-85 हजार है। अगर बहुत घट के मान लीजिए 30 सॉरी 30 नहीं, सॉरी, अगर अगर 50,000 हो जाए, वहां से रैली करके 70,000 हो जाए, तो कुछ भी मार्केट में क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज लार्ज कैप में कोई दम है नहीं, आपके बैंकों में कोई दम नहीं है। बाकी कंपनियां ओल्ड इकोनॉमी है, उनमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, सारे के सारे पुराने वही चूरन और च्युइंगम और मोबाइल फोन, इस तरह के पुराने धंधे कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं एक दूसरे को। ये सब धंधों की कोई सेक्स अपील नहीं है साहब आज की दुनिया में। आज की दुनिया में टेक चाहिए, आज की दुनिया में कुछ नयापन चाहिए। ये पुराने घोड़े हैं, अच्छे घोड़े थे, हमने उसको बहुत सराहना की है, लेकिन अब ये घोड़ों को एक अस्तबल में डालने का टाइम है एज इन्वेस्टर्स। और ये घोड़े आपको अगली डार्बी में नहीं जिता पाएंगे, और इसीलिए हम इस डार्बी को हार रहे हैं। इंडिया, बाय द वे, इंडिया के पास जो मंदी है वो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक ही है। पिछली जो मंदियां हुई थी सन 2000 की, 2008 की, इवन कोविड की, वो सारी ग्लोबल बेयर मार्केट्स थी। इस बार सिर्फ हमारा बेयर मार्केट है, एंड सेकेंड पे यूएस का। बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स ट्रिमेंडस बुल मार्केट में है साहब। 50%, 70%। साउथ कोरिया तो मतलब हर हफ्ते, लास्ट मंथ साउथ कोरिया 26% अप था। 26 एक महीने में। ब्राजील 17% अप था, 17 इन 1 मंथ। अब हमारे यहाँ टेलीविजन चैनल कभी इस बात बताते नहीं है, हमारे यहाँ पेपर्स में ये बात आती नहीं है। बट मैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर हूं, मेरे लिए इंडिया एक मार्केट है। तो मैं उस सारी सब चीजों को देख के मुझे यही लगता है कि जो इंडियन मार्केट है वो भले एक सतह पे स्टेबल है, जो निफ्टी देख रहे हैं, बट एवरेज जो अगर देखें आप, तो 30-40% तो आम लॉसेस हुए हैं लोगों को, मे बी शायद ज्यादा भी हुए हैं। तो रियल बेयर मार्केट तो ब्रॉड मार्केट में है, इंडेक्स पे नहीं है। बट इंडेक्स के लोग बहुत कम होते हैं, लार्जली तो लोग एवरेज के ऊपर ही चलते हैं। तो वहां एक ग्लोबल मार्केट 30% अप थे लास्ट ईयर। इंडिया एवरेज वाज डाउन 30% ऑन द एवरेज। तो -60% का बेयर मार्केट है फिलहाल आपके पास में। अब वो हो सकता है -50% हो, इंडिया में रैली आ जाए, बट ग्लोबली वी आर स्टिल लैगिंग सब्सटैंशियली। दैट इज द जी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सी। एंड अपनी जो करेंसी है वो सबसे वीकेस्ट करेंसी रही है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2 हफ्ते पहले, यही है, इट इज आउटलायर करेंसी। इवन फालतू करेंसी, ब्राजीलियन रियल वियल, वो सारे स्ट्रेंथन हुए डॉलर के साथ। डॉलर खुद वीक हुआ सबके साथ, और हम वीक हुए डॉलर के साथ। जी। ये तो एक जैसे आपने बताया ग्लोबल अनप्रेसिडेंटेड मार्केट्स सिचुएशन। का, सॉरी। आपने जो ग्लोबल मार्केट्स की तेज़ी बताई, बहुत तेज़ चल रहे हैं सभी, तो क्या उनमें कहीं पर अब रिस्क भरने लगा है? मतलब जो आपकी थ्योरी है झील वाली, क्या ग्लोबल मार्केट्स में कहीं पर आपको झील भरती हुई दिख रही है? नहीं, अभी वो झील बिल्कुल एम्प्टी लेवल से स्टार्ट हुई है साहब। इंडिया की झील भर चुकी थी, जो मैंने 2 साल पहले कहा था। ग्लोबल मार्केट्स की झील, अमेरिका की झील भर चुकी थी, जो मैंने कहा था। दोनों और ये दोनों मार्केट छोड़ के अगर आप बाकी मार्केट को देखिए, उनकी झील बहुत बहुत खाली है। अभी भरने का बहुत, उसमें बहुत गुंजाइश है उसमें। जी। लेकिन 1-1 महीने में अगर 25% की तेज़ी किसी बाज़ार में दिख रही है, क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं नहीं, देखिए साहब, वो ठीक है, कमिंग आउट ऑफ लॉन्ग बेयर मार्केट ऐसे मूव्स होते हैं। आई डोंट थिंक हर महीने आपको 25% देगा। मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा था। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इन मार्केट्स में एक नयापन है, इनमें कंपनियां अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ जो आज मार्केट को पसंद है, टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक है। इंडिया में वो सब है नहीं। हमारी कंपनियों में कोई एक्सपोर्ट्स जी। नहीं है, हमारी आईटी कंपनीज ने कोई कोई आज तक कोई भी अनुसंधान नहीं किया, उसके ऊपर कोई आविष्कार नहीं किया। तो ये सब पुरानी हो गई है। ये अच्छे घोड़े थे, लेकिन आज की रेस में ये घोड़े आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो ये मेन जी। प्रॉब्लम ये है। जी। शंकर जी, आपसे जब भी बात होती है, कुछ नया समझने को मिलता है, एक नई अंतर्दृष्टि मिलती है। बहुत अच्छा लगा आपसे फिर बात करके और आशा करते हैं कि हमारी अगली बातचीत थोड़ी और जल्दी होगी, वापस 11 महीने के अंतराल पे नहीं होगी। जरूर। नमस्कार। थैंक यू राजीव, थैंक यू, बाय। थैंक यू, टेक केयर।